Good morning, students. I hope you all are doing great. I'm Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं इग्नू MEPC सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट MPCE 011 साइकोपैथोलॉजी ब्लॉक 1 यूनिट 1 ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। आज हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं अंडर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच विच इज पर्सन सेंटर्ड थेरेपी एंड आज ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इससे रिलेटेड सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं इस चैनल पे एंड थोड़े से आई थिंक उसके नेमिंग में पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं लिखा हुआ मैंने, दैट आई विल अपडेट पार्ट वाइज। मैं वो अपडेट नेमिंग में कर दूंगी सारे वीडियोस के एंड देन यू कैन रेफर all the topics from this unit in this channel. Okay, so let's start with the topic today, which is person centered थेरेपी अंडर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, अब ये पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पर्सन यानी कि एक इंडिविजुअल पे ये थेरेपी जो है वो सेंटर्ड है, केंद्रित है। इस पर्सन सेंटर्ड थेरेपी को और भी 2-3 नाम से जाना जाता है, जैसे कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, रॉजरियन थेरेपी। रॉजरियन इसलिए क्योंकि ये किसने दी थी? कार्ल रॉजर्स ने दी थी। सो इसको रोजेरियन थेरेपी के नाम से भी जानते हैं एंड ऑल्सो नॉन डायरेक्टिव थेरेपी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नाम आए तो आपको ये समझ जाना है कि ये पर्सन सेंटर्ड थेरेपी की बात हो रही है एंड पर्सन सेंटर्ड थेरेपी को कई बार शॉर्ट फॉर्म में PCT भी लिखा जाता है। अब क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का मतलब तो आपको समझ ही आ गया, एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, क्लाइंट से रिलेटेड है, तो इसको क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कह दिया इंस्टेड ऑफ पर्सन। रॉजरियन थेरेपी इसलिए कह दिया क्योंकि कार्ल रॉजर्स ने ये दी थी। नॉन डायरेक्टिव क्यों है? इसलिए कि यहाँ पे जो थेरेपिस्ट होता है वो डायरेक्शंस नहीं देता है क्लाइंट को कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो थेरेपिस्ट का काम सिर्फ ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करे जहाँ पे कि इंसान खुद से सेल्फ एक्सप्लोर करे क्या उसके लिए बेस्ट है एंड देन वो अपने आप को खुद से डायरेक्ट करे। ठीक है, तो फ्रॉम अ थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ नॉन डायरेक्टिव थेरेपी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी नाम आए आप समझ सकते हैं कि दिस इज अबाउट पर्सन सेंटर्ड थेरेपी गिवन बाय कार्ल रॉजर्स। अब इस थेरेपी में उन्होंने क्या कहा, बेसिक आइडिया क्या था इस थेरेपी का, ये हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अपने पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि एक इंसान जितना कॉन्ग्रुएंट होगा यानी कितनी जितनी कॉन्ग्रुएंसी होगी उसकी ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ में और सेल्फ कंसेप्ट में, उतना ही अच्छा उसके लिए होगा एंड उतना ही ज्यादा वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि अचीविंग हिज और हर फुल पोटेंशियल। ठीक है, सो उसी पे इसका आइडिया बेस था इस थ्योरी का, इस थेरेपी का, कि पीपल आर इनहेरेंटली गुड, ये हमने पढ़ लिया था, एंड मोटिवेटेड टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, कि लोग हम इनहेरेंटली तो अच्छे ही आए हैं एंड उनका मकसद जो है या वो मोटिवेटेड रहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करने के लिए। अब ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल तभी है जब हम अपने ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ एंड सेल्फ कंसेप्ट के बीच का गैप रिड्यूस करें, यानी कि उनके बीच की जो कॉन्ग्रुएंसी है उसको एनहांस करें। ठीक है, एंड ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब हमारे जो सेल्फ कंसेप्ट में जो मिसकंसेप्शंस हमने भरे हुए हैं परसेप्शंस के थ्रू, जो कि हमारे ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ से तालमेल नहीं खाते हैं, उनको हम एक्सेप्ट करें कि क्या डिनाइल मोड में ना जिए हम, है ना, सेल्फ एक्सेप्टिंग हो एंड हम इंपॉर्टेंस दें अपने ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूज को। जैसे हमने इसका एक एग्जांपल लास्ट क्लास में लिया था कि जो चाइल्ड जिसको कि पहले अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की आदत थी एज एन ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ, वो बाद में परसेप्शंस के थ्रू, अपनी लर्निंग के थ्रू, इन सब के थ्रू वो एक सेल्फ कंसेप्ट बिल्ड कर लेता है कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई डोंट क्राई। ठीक है, तो वो बाद में अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना बंद कर देता है। तो इस तरीके से गैप बढ़ जाएगा एंड कॉन्ग्रुएंसी अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम कॉन्ग्रुएंसी अचीव करना चाहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम एक्सेप्ट करें
क्या चीजें हमारे अंदर चल रही हैं, ठीक है। पर्सन शुड बी सेल्फ एक्सेप्टिंग एंड हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा अपनी ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूज को, ठीक है। तो ये पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का भी यही मकसद है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करना है, इस आइडिया पे बेस्ड थी। और ये कैसे अचीव करना है, बाय रिड्यूसिंग दिस गैप, ठीक है, एंड ऑब्टेनिंग एनहांसिंग द कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ एंड सेल्फ कंसेप्ट। अब ये चीज कैसे पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में अचीव की जाती है वो हम देखेंगे। सो अब कोर कंडीशंस ऑफ पीसीटी या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी की कुछ कोर कंडीशंस होती हैं, वो जब फुलफिल होती हैं तो ये थेरेपी जो है अपना काम करती है। सबसे पहला इसमें क्या है, अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं है, मतलब हर हाल में ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव रिगार्ड, रिगार्ड जैसे हम रिस्पेक्ट करते हैं किसी की तो उसको कहते हैं पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। इस जिसको हम ये थेरेपी दे रहे हैं उसके प्रति हमारा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए। वो कैसे होगा, हम उस इंसान को एक ऐसा वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहां पे कोई कंडीशंस ना हो, ना हम उसको जज करें, ना उसकी किसी बात को अप्रूव करें, ना डिसअप्रूव करें। इससे क्या होगा कि जो इंसान ये थेरेपी ले रहा होगा वो अपने अंदर जो उसके जो कंफ्यूजन्स या नेचुरल डिफेंसेस जो चल रहे होंगे, डिनाइल मोड में जो चल रहा होगा, उसको वो ड्रॉप कर पाएगा एंड फ्रीली वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब आपके एज अ थेरेपिस्ट अगर आप हैं और आप ये पीसीटी यूज कर रहे हैं अपने क्लाइंट पे, तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्लाइंट को जज ना करें, ठीक है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रखें। क्लाइंट किस सिचुएशन को लेके आपके पास आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, जिसकी वजह से आप उसको जो है जज कर सकते हैं या उसके बारे में कुछ कंसेप्ट अपने दिमाग में लेके आ सकते हैं। वो सब हमें यहाँ नहीं करना है, हमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड यहाँ पे मेंटेन करना है। ये सबसे अहम चीज है इस थेरापी की, ठीक है। सो सबसे पहले तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। सो वी कैन राइट कि थेरापिस्ट creates a warm environment conveying that client is accepted unconditionally. अनकंडीशनली क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरी किसी बात पे जो है इनको भरोसा नहीं हो रहा है या फिर ये मुझसे हिचक रहे हैं, इस टाइप की क्लाइंट को फीलिंग नहीं आनी चाहिए। एंड जैसे कि मैंने बताया, जजमेंट हो गया, अप्रूवल हो गया, डिसअप्रूवल हो गया कि किसी बात पे कि नहीं नहीं ये तो आप अच्छा नहीं बोल रहे, या हम जज करें उसके किसी एक्शन की वजह से, किसी उसके डीड की वजह से जो उसने किया हो। इट मे बी सोशली अनएक्सेप्टेड, ऐसा हो सकता है, ऐसे बहुत सारे आपके पास केसेस आए, लेकिन आपको उस मोमेंट में उसको जज नहीं करना है कि ये इसने सही किया या गलत किया, ठीक है। सो इज दिस शुड नॉट बी देयर। थेरेपिस्ट डज नॉट सिग्नल दिस थिंग, अ थेरेपिस्ट डज नॉट सिग्नल ऑल दीज, ठीक है। ये सब उसको नहीं शो करना कि मैं तुम्हें जज कर रही हूँ या मैं तुम्हारी किसी बात को अप्रूव कर रही हूँ या डिसअप्रूव कर रही हूँ, ओके। ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। एंड देन इससे क्या होगा, इससे जो भी जो डिफेंस वो करने वाला था अपनी बात में, डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करने वाला था, वो पर्सन फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म्स को ड्रॉप कर देगा एंड फ्रीली अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लोर फ्रीली करेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक एनवायरनमेंट हम यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना किसी की भी चीज को ऐसे फील करना कि एज इफ वो हमारी चीज है ना। तो वो कैसे फील होगी, जब हम किसी पर्सन को बिल्कुल एंटायरली एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जो ये बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, एंड उसको हम गो थ्रू करने की, फील करने की कोशिश करेंगे। एंड हो सकता है उसके एक्सपीरियंसेस हमारे एक्सपीरियंसेस से बिल्कुल डिफरेंट हो,
लेकिन स्टिल जो वो कह रहा है, जैसे वो कह रहा है, वो हमें एक्सेप्ट करना ही होगा इस थेरेपी में। ठीक, सो वी कैन राइट कि एक्सेप्टिंग अनदर पर्सन्स experience which could be entirely different from yours, entirely different from yours। ठीक है, अब हो सकता है कि उस सिचुएशन में आपके सामने अगर वो सिचुएशन आए जो क्लाइंट के सामने है, उसमें हो सकता है कि आपका कुछ और रिएक्शन हो, लेकिन अगर क्लाइंट जो बात बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा रिएक्शन आया, ठीक है, तो वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा जैसे कि वो फील कर रहा है। ठीक है, इसको एम्पैथी कहते हैं। ये नहीं कि अपना जो रिएक्शन है वो हम थोप दें किसी पे कि तुम्हारा रिएक्शन तो गलत है और जो मेरा रिएक्शन है वो ठीक है ना? सो फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट आपके पास लेके आया है कि उसको सपोज उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है एंड वो आता है बात करने के लिए, आपसे थेरेपी लेने के लिए आता है, एंड दैट पर्सन टेल्स कि उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है एंड वर्बली लड़ाई थी पहले, एंड फिर गुस्से में आके क्लाइंट जो है आपका, उसने जिस पर्सन के साथ लड़ाई हुई है उसको लाइक फिजिकली उसको मारा। ठीक है, अब वो क्लाइंट आपको ये बात बता रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे को गुस्सा इस लेवल का आया कि मैंने उसको मार दिया। तो अब एक पल के लिए अगर आप सोचे तो आप ये सोच सकते हैं कि जब बात वर्बल लड़ाई की थी तो इसने हाथ क्यों उठाया, है ना? फिजिकल फाइट में क्यों इन्वॉल्व हुआ? दिस इज रॉन्ग। ये आपका अपना परसेप्शन हो सकता है, लेकिन जब आप ये पर्सन सेंटर्ड थेरेपी उसको दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल वैसे ही एम्पैथी दिखानी है जैसे कि वो सोच रहा है, एंड साथ के साथ आपको रिफ्लेक्ट करना है कि हाँ, आपको मतलब ये चीज उसको समझ के दिखानी है कि आई कैन अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि हाँ, आपको इस लेवल का गुस्सा आया होगा, उसने इतना इंस्टिगेट, इतना प्रोवोक किया होगा कि आपने ये स्टेप लेने पे आप मजबूर हुए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एम्पैथी शो करनी होती है, एंड एम्पैथी के बाद हमें रिफ्लेक्ट भी करना होता है। दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ शोइंग एम्पैथी। पहले तो एक्सेप्ट करो, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे आती हैं एम्पैथी में आपकी। एक तो आती है एक्सेप्टिंग, कि वो जो बोल रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को एज इट इज हमें एक्सेप्ट करना होता है कि जो कह रहे हैं ठीक है, उसमें हम अपना नहीं थॉट इन्वॉल्व करेंगे। एंड देन रिफ्लेक्ट करना होता है। रिफ्लेक्ट वही कि उनकी बातों को आपने समझा एंड देन आप उनको वो बात दोहरा के बताते हैं उस पे। एज इट इज नहीं बोलते, कंटेंट की फॉर्म में नहीं बोलते, लेकिन हाँ, जो फील किया होता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें आप रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे? आप रिफ्लेक्ट ऐसे ही करेंगे कि हाँ, जैसे इतनी अगर आपकी बुरी फाइट थी, वर्बल चल रही थी, तो नेचुरल सी बात है कि आप गुस्सा आ गया एंड इस तरीके से आपसे ये स्टेप उठ गया। तो इस टाइप से हम रिफ्लेक्ट करेंगे ताकि कि सामने वाले पर्सन को लगे कि हाँ, ये मेरी बात पूरी सुन रहे हैं एंड समझ रहे हैं कि मैं जो कर रहा था वो मतलब अ, किस थॉट प्रोसेस से मैं आया हूँ इनके पास, वो थॉट प्रोसेस ये मेरा कैच कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्लाइंट का आपके ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा एंड आगे थेरेपी जो है कंटिन्यू हो पाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हम आपने देखा है कि कार्ल रॉजर्स ने क्लाइंट को ही यहाँ पे या पर्सन को ही यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज माना है, तो इसलिए हर जगह जो है आपको पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी दिखेगी कि मतलब हर जगह हमें, चाहे क्लाइंट जो आ रहा है, पर्सन जो आ रहा है, वो चाहे कुछ भी करके बैठा है जिसकी वजह से वो थेरेपी लेने आया है, यू डोंट हैव टू जज दैट पर्सन। हमें उसको पॉजिटिव तरीके से ही हर जगह देखना है। पहले तो हमें पॉजिटिव, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रखना है, फिर हमें एम्पैथी शो करनी है, एंड देन द थर्ड कोर कंडीशन इज जेन्युइननेस। ठीक है, जेन्युइननेस का मतलब कि बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, है ना, कुछ धोखाधड़ी के तरीके से नहीं हमें उससे बात करनी है। अब जेन्युइननेस क्या होगी? आपको हो सकता है कि भाई आपके पॉइंट्स जो हैं, जैसे हमने अभी पिछला एग्जांपल किया कि आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है ये हो कि वो फिजिकल फाइट में क्यों इन्वॉल्व हुआ, दैट इज रॉन्ग। अगर मैं वहां होता या मैं वहां होती तो मैं ये काम नहीं करती, मैं वर्बल फाइट को वर्बल फाइट में ही रिजॉल्व करके या इग्नोर करके वहां से आ जाती। ठीक है, ये आपका जेन्युइन थॉट हो सकता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ जेन्युइननेस का मतलब ये नहीं है कि आप एज इट इज वो थॉट जो है अपने क्लाइंट को बता दें। ठीक है, जेन्युइननेस का मतलब है कि आप जेन्युइनली उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उस चीज में आप कुछ झूठ या बनावटी रोल नहीं प्ले कर रहे। ठीक है, या उनको जबरदस्ती गाइड करने की कोशिश नहीं कर रहे। जेन्युइननेस का मतलब यहाँ पे जेन्युइननेस फ्रॉम द पीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, यहाँ पे जो ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्लाइंट की हेल्प करना चाहते हैं, उस चीज के प्रति आप जेन्युइन हो कि नहीं, ये जेन्युइननेस का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे क्लाइंट कोई आता है तो वहां पे जो थेरेपी दे रहा है इंसान, थेरेपिस्ट जो है, वो कई बार उसमें एक आधे अपने एग्जांपल्स भी बता देता है कि हाँ जैसा आपके साथ ये हुआ है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर मैंने वहां पे ऐसे किया, ये किया, वो किया, आपकी तरह ही मैंने इस तरीके से हैंडल की सिचुएशन। इसमें इतना ज़्यादा अपना रोल भी नहीं बताना है। हाँ, कभी-कभार अगर बहुत एक्सट्रीम ऐसा कुछ चीज़ है जो कि क्लाइंट को हेल्प करेगी, अगर आप बताएँगे कि ऐसा मैं भी फेस कर चुकी हूँ या मैं भी फेस कर चुका हूँ, तो वो थोड़ा बहुत आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एंटायरली आपको अपनी स्टोरी का फोकस यहाँ पे नहीं लेके आना है। तो ये हमें ध्यान रखनी है जेन्युइननेस में बातें, कि फोकस जो है हमारा क्लाइंट पे ही रहेगा एंड उसकी बेहतरी पे होगा। ये जेन्युइननेस हमें मेंटेन करके रखनी है। और ना कि कई बार क्या होता है कि प्रोफेशन के चक्कर में लोग इतना उस चीज में घुस जाते हैं कि मैं थेरेपिस्ट हूँ तो मेरा काम ही है इनको, क्लाइंट को ठीक करना। लेकिन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में आपका काम क्लाइंट को ठीक करना नहीं, आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, वो एनकरेजमेंट देना है क्लाइंट को कि वो सेल्फ एक्सप्लोर करके अपने लिए क्या बेस्ट है वो चीज निकाले ढूंढ के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये जेन्युइननेस आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है इन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। ओके, सो वी कैन ऑल्सो राइट यहाँ पे कि डज नॉट हाइड बिहाइंड द प्रोफेशनल फसाड और डिसीव द क्लाइंट। मतलब क्लाइंट को धोखा नहीं देना है। ठीक है, वो जिस पर्पज से आया है उसको वो चीज अवेल करानी है। ठीक, ये नहीं कि उसको मिस डायरेक्ट कर दें या हम उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें, दैट विल बी डिसीविंग द क्लाइंट। ठीक है, हमारा मकसद है क्लाइंट को इतना इनेबल करना, उनको एम्पावर करना कि वो अपनी जो चीज है वो खुद से सॉल्व कर सके। ठीक है, ना कि हम खुद उनको डायरेक्ट करें कि ठीक है अब आपको सिचुएशन में ये करना है वो करना है, तो दिस शुड नॉट हैपन। ठीक है, तो ये हमारे 3 कोर कंडीशंस हो गए। ये कोर कंडीशंस जब मीट होते हैं तो पीसीटी आपकी दी जाती है। अब इसका एक एग्जांपल जैसे अगर हम लें, सपोज करो ये कोई इंसान है ए, ये कोई इंसान है बी। अब थेरापी किसको चाहिए? ए को चाहिए। ठीक है, नीड्स थेरापी एंड बी इज गिविंग थेरापी। तो ए अपनी कोई भी XYZ प्रॉब्लम लेके आया है बी के पास, बी को वो थेरापी इसको देनी है, पर्सन सेंटर्ड थेरापी। तो यहाँ पे बी क्या करेगा? बी पहले तो सबसे पहले एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वाला। ठीक है, प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट जहाँ पे क्लाइंट पूरी तरीके से एक्सेप्टेड है, प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ अनकंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या करेगा कि क्लाइंट को एम्पैथी यानी कि फुली एक्सेप्ट करेगा, है ना। पर पर्सन ए इज टोटली, यहाँ पे क्या है, बी इज प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड। यहाँ पे पर्सन ए को ये टोटली एक्सेप्ट करेगा, इज टोटली एक्सेप्टेड। ठीक है, एंड सपोर्टेड बाय बी। ठीक है, बी इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा एंड पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा जितना भी होगा, रिगार्डलेस regardless of what
दे डू थिंक और फील, वॉट दे डू थिंक और फील, ठीक है। दे मतलब कौन, ए। ए जो है वो क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, या फिर बी भी क्या सोच रहा है, ए या बी किसी के भी थॉट्स को यहाँ पे आप सोच सकते हैं। उन चीजों को नहीं बीच में लेके आना, पर्सन ए को टोटली एक्सेप्ट एंड सपोर्ट करना है आपको उस टाइम पे, वहां उस टाइप का एनवायरनमेंट देना है, ठीक है। बहुत बारी इस टाइप की चीजें आ सकती हैं कि मॉरली एथिकली क्लाइंट जो ए है वो गलत चीजें करके बैठा हुआ है, ठीक है। सोशली मॉरली एथिकली लॉफुली भी कुछ भी चीज ऐसी गड़बड़ करके बैठा हुआ है, एंड देन उसको कुछ इशू आ रहा है, वो सॉल्व करना चाह रहा है थ्रू द थेरेपी, वो आपके पास आ रहा है, तो आपको उसको जज नहीं करना है। मतलब दिखाना तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको जज कर रहे हैं या ये सब, आपको एक और जेन्युइननेस ही मेंटेन करनी है। अगर आप झूठ तरीके से कि मतलब अंदर से उसको जज कर रहे हैं लेकिन बाहर से आप उसको बनावटी चीजें करके दिखा रहे हैं कि नहीं हम तो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप किस तरीके से, तो वो चीज जो है वो इंसान को पता चल जाती है, तो क्लाइंट ए को जो है वो चीजें पता चल जाएंगी अगर आपने उसको डिसीव करने की कोशिश की तो। इसलिए जेन्युइननेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जेन्युइन भी होना है, जेन्युइननेस ऑफ बी, ठीक है, ये मैटर करेगी यहाँ पे। ये थिंक और फील आ गया, एंड यहाँ ये दिख नहीं रहा ना, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट यहाँ लिख लो कि जेन्युइननेस होनी चाहिए ऑफ बी। यहाँ पे बी ये चीजें इसको प्रोवाइड करेगा ए को। ए का काम क्या होगा यहाँ पे, ए करेगा सेल्फ एक्सप्लोर, ठीक है, एंड खुद को डायरेक्ट। सो द रिलेशनशिप इज कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे ए विल सेल्फ एक्सप्लोर एंड डायरेक्ट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। डायरेक्ट दिस सॉरी कंट्रोल दिस रिलेशनशिप, एक सेकेंड, डायरेक्ट तो वो थेरेपी को करेगा, explore and he will self explore and control this relationship. He will direct, he will be directing, he or she will be directing, ठीक है। अब ये जो थेरेपी है इसमें आप देखो, प्रोवाइडिंग अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड हो गया, एम्पैथी हो गई, जेन्युइननेस हो गई, तो ये जरूरी नहीं है कि ये कोई सिर्फ थेरापिस्ट ही करे, ये चीजें कोई भी किसी भी एक रिलेशन में प्रोवाइड की जा सकती हैं। दैट कुड बी योर टीचर, योर फ्रेंड, योर पेरेंट्स, एनीबडी, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई पर्सन है ए एंड उसके पास कोई ऐसा रिलेशन है बी, तो दैट रिलेशन विल बी नोन एज अ थेराप्यूटिक रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है इसको कहेंगे थेराप्यूटिक रिलेशन, ठीक है, कि यहाँ से आपको इतनी ज्यादा चीजें मिल रही हैं देखने को जो कि आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। क्या ये कोई आसान चीज थोड़ी ना है कि कोई आपको अनकंडीशनली पॉजिटिव रिगार्ड दे एंड आपको जैसे आपको वैसे एक्सेप्ट करे, एंड फिर भी आपकी जो है ग्रोथ के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए आपको पूरा मोटिवेट करे। दिस इज नॉट इजी टास्क, है ना। तो अगर ऐसा कोई आपकी लाइफ में है या किसी की भी लाइफ में, तो दैट इज अ थेराप्यूटिक रिलेशन, ओके। या फिर इसको थेराप्यूटिक के साथ साथ और कौन सा टाइप का रिलेशन होगी, हीलिंग रिलेशन, यहाँ पे इसको हीलिंग हो रही है ना, या ग्रोइंग रिलेशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक। एंड इससे क्या होगा, जो ए की जो इनकॉन्ग्रुएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, इनकॉन्ग्रुएंसी विल रिड्यूस, ठीक है। तो ये इस थेराप्यूटिक रिलेशन का काम है। एंड फिर कार्ल रॉजर ने क्या बोला कि अगर किसी भी इंसान के पास लाइफ में एक भी ऐसा रिलेशन है तो दैट पर्सन कैन अचीव दिस
कॉन्ग्रुएंसी और कैन हेड टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब पीसीटी हमारा खत्म हो गया, अब चलते हैं हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के जो क्रिटिसिज्म थे ना वो देखते हैं, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या क्या क्रिटिसिज्म्स हुए। अब हर थ्योरी के अंत में हम पढ़ते ही हैं क्रिटिसिज्म्स, है ना, कि किसने क्या कुछ किया तो बाद में जो लोग आएंगे वो उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे वही। तो अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या थी हमारी, इट वाज टू सब्जेक्टिव। अब देखो सब्जेक्टिव कैसे थी कि वो एक पर्सन पे केंद्रित थी, है ना, हर पर्सन को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी गई है इस थ्योरी में, चाहे वो कोई भी हो। एंड पर्टिकुलरली एक पर्सन को अपनी खुद की इंपॉर्टेंस पूरी दी गई है। तो दो इंसान कभी भी सेम नहीं होते हैं अंदर से, अगर हम बात करें तो उन वो क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसा उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या उनकी सेल्फ वैल्यूज हैं, उनका जो ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ है वो क्या है, किस तरीके से चीजें हैं वो चाहता है। तो ये पर्सन टू पर्सन चीजें बहुत डिफर की, जिसकी वजह से ये थ्योरी या ये अप्रोच जो थी सब्जेक्टिव थी। सब्जेक्टिव का मतलब ही यही होता है जो विच डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब क्योंकि ये सब्जेक्टिव थी तो इसीलिए जो है साइंटिफिक मेथड्स की कमी थी यहाँ पे। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाज टू सब्जेक्टिव एंड लैक्ड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ स्टडीज, ठीक है। इसलिए जो साइंटिफिक मेथड थे वो ज्यादा इस पे अप्लाई नहीं हो पाए। साइंटिफिक मेथड्स हम कब अप्लाई करते हैं, ये आप खुद भी प्रोजेक्ट्स करते होगे तब आपने देखा होगा ना, कि जब हमारे पास डेटा होता है तब हम उस पर साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड डेटा कब आता है, जब चीजें थोड़ी ऑब्जेक्टिव हों, तभी आप डेटा कलेक्ट कर पाओगे। अब अगर यहाँ पे आप 10 लोग का, 50 लोग का, 100 लोगों के बारे में बात कर रहे हो एंड 100 के 100 का अलग ही डेटा है, तो उनको कहाँ से कोरिलेशन करके या कुछ करके आप किसी नतीजे पे पहुंचोगे, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये जो एंड कुछ रिजल्ट आएगा भी नहीं उसका, क्योंकि पर्सन टू, और फिर उस रिजल्ट का करना भी क्या है, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग ही है तो हम उस रिजल्ट को कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते, है ना। तो कोई फायदा नहीं है, साइंटिफिक मेथड इसमें यूज नहीं हो पाए। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी कमी थी। दूसरी कमी क्या थी कि विशफुल थिंकिंग, जो हमने बताया ना कि एक इंसान जो होता है वो बाय बर्थ गुड नेचर का होता है, विशफुल थिंकिंग होती है उसकी। तो विशफुल थिंकिंग ऑफ अ मैन इज नॉट सपोर्टेड बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड फैक्ट्स। अब ये विशफुल थिंकिंग उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, और ना ही ये साइंटिफिकली किसी ने इन्वेस्टिगेट किया एंड पता लगाया है कि भाई ये ऐसा ही होता है कि विशफुल थिंकिंग होती है एक इंसान की, ठीक। तो इस चीज के बारे में जो है इसको क्रिटिसाइज किया गया। देन observations were often unverifiable, making it more difficult to conduct research and design assessments, ठीक है। वही बात आ गई कि जो ऑब्जर्वेशंस थी वो अनवेरिफिएबल थी, वेरीफाई नहीं हो पाती थी। अब किसी ने एक ने बोल दिया कि मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है, अब उसको वेरीफाई कौन करेगा। इस थ्योरी में तो यही बोला है ना कि एक इंसान को ही सबसे ज्यादा अपने बारे में पता है, जो उसने बोल दिया अपने बारे में वही सबसे बड़ा उसका प्रमाण है, ठीक है। लेकिन इसको साइंस जो है, साइंस मांगता है भाई सबूत, वेरिफिकेशन, फैक्ट्स, चीजों को प्रूव करने के लिए। तो उन ये जो ऑब्जर्वेशन थी कि किसी भी क्लाइंट की जो भी बोल रहा है कुछ अपने बारे में, वो वेरीफाई नहीं हो सकती थी। अब वेरीफाई नहीं हो सकती थी तो फिर उस पर कुछ रिसर्च भी नहीं हो पाई। रिसर्च नहीं हो पाई तो फिर असेसमेंट्स नहीं बना पाए। असेसमेंट्स हम बनाते हैं तो उसका यूज क्या रहता है, जैसे अब हमारे पास आईक्यू नापने के असेसमेंट्स हैं, है ना। हम आईक्यू के टेस्ट करके किसी का आईक्यू पता लगा सकते हैं। तो अब क्या हम किसी का पता लगा सकते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइज कितना है कोई बंदा, नहीं पता लगा सकते। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी असेसमेंट डिजाइन कर पाना मुश्किल था। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था कि साइंटिफिक तरीके नहीं अप्लाई हो सकते थे, रिसर्च नहीं हो सकती थी, असेसमेंट के टेस्ट जो होते थे वो हम डिजाइन नहीं कर पा रहे थे इस अप्रोच से रिलेटेड कंसेप्ट्स में। तो ये काफी क्रिटिसाइज करने वाली बात थी। अब और क्या था, इन्होंने जैसे कि एक इंसान से रिलेटेड चीजों को तवज्जो दी, तो टर्म्स लाइक इंट्यूशन हो गई, रीजनिंग हो गई, ये थोड़ी सी ऐसी हैं कि फिलोसफिकल टर्म्स हैं एंड इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो सिमिलर सा कंसेप्ट ये फिर से आ गया। नेक्स्ट और क्या था यहाँ पे,
एनिमल रिसर्च को इन्होंने रिजेक्ट किया था. Then concept of this approach were not clearly defined and were difficult to verify. Similarly, जैसे observations जो थी वो वेरीफाई नहीं हो सकती थी, वैसे ही यहाँ पे जो कंसेप्ट थे इस अप्रोच के वो क्लियरली डिफाइंड नहीं थे, कहीं पे भी डेफिनेशन क्लियरली नहीं है, सब्जेक्टिव चीज झलक रही है हर जगह पे कि एक इंसान के अंदर उसकी क्या ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूज है उससे रिलेटेड चीज, क्लियरली कोई डेफिनेशन नहीं है कि जो हम सब पे अप्लाई कर सके वो चीज, ऐसे तो पर्सन टू पर्सन वो चीज जो है डिफर करेगी एंड इसीलिए फिर वो वेरीफाई भी नहीं हो पाई. तो इसलिए जो कंसेप्ट है it was also not clearly defined and verifiable. Then client statement was always considered to be true and reliable in this approach. ठीक है. अब याद होगा ना आपको पिछली क्लास में हमने किया था कि इन्होंने कार्ल रॉजर ने बोला कि जो एक क्लाइंट को अपने बारे में जो सबसे पता होता है वही सबसे बड़ी चीज होती है, उससे ज्यादा कोई उसके बारे में नहीं बता सकता. तो यहाँ पे क्लाइंट की स्टेटमेंट को ही सबसे बड़ी, सबसे ट्रूथफुल चीज, रिलायबल चीज माना गया इस अप्रोच में. लेकिन अगर हम बात करें सेल्फ रिपोर्ट्स की, राइट, तो सेल्फ रिपोर्ट्स में कितनी बारी जो होता है क्लाइंट जो है झूठ लिख देते हैं कि अपने बारे में वो हाइड करने की कोशिश करते हैं, ये सब चीजें होती हैं. तो सेल्फ रिपोर्ट्स की अपने आप में क्रेडिबिलिटी जो है वो कुछ खास नहीं होती, तो इसलिए भी ये थ्योरी जो है क्रिटिसाइज की गई. और एक और चीज की आप देखेंगे कि इस थ्योरी में मतलब कि ओवर पॉजिटिविटी झलक रही है, कि ओवर ऑप्टिमिज्म आ रहा है, कि कहीं पे भी ये तो दिखाया ही नहीं गया कि एक इंसान के अंदर भी कुछ कमी हो सकती है. हो सकता है कि भाई बाई बर्थ भी उसका नेचर कुछ बहुत अच्छा ना कुछ उसके अंदर कमी हो, कुछ अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड चीजों की बात ही नहीं हुई यहाँ पे कि अनकॉन्शियसनेस में भी कुछ पड़ा हो सकता है जो कि उसको ट्रिगर करे, कुछ उसको परेशानियां हो उसकी वजह से बाद में. तो इस टाइप की चीजें जो हैं काफी क्रिटिसाइज हुई यहाँ पे. ठीक है, तो आज का टॉपिक तो हो गया खत्म. आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ है कि क्या क्या क्रिटिसिजम्स हुए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के एंड जो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी थी वो कैसे दी जाती है, ये हमने आज पढ़ा है. ठीक है, तो अगेन मैं सबकी जो भी टॉपिक्स पढ़ाए अभी तक उनके मैं पार्ट्स नेमिंग कर दूंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिससे कि आपको गो थ्रू करने में आसानी हो. एंड ऑल द टॉपिक्स आर बीइंग कवर्ड नाउ फ्रॉम दिस यूनिट. और यहाँ पे क्योंकि हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं तो मैं एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूंगी. आपने देखा होगा कि हमने अप्रोच पढ़ी, ठीक है, अप्रोच जब हम पढ़ रहे थे तो हमें हर एक अप्रोच में कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा कि हाँ भाई ये बात तो बहुत अच्छी कही है, ये क्लाइंट के लिए बड़ी अच्छी होगी, ये थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होगी, है ना. और बाद में फिर हमने उसके क्रिटिसिजम्स पढ़े हैं हर अप्रोच के. तो क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी ये जितनी भी अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं, बिहेवियरल अप्रोच हो गई, फ्रोइडियन थ्योरी की हो गई, साइको एनालिसिस, या फिर आपकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये सारी की सारी अप्रोचेस यूज होती हैं थेरापीज में. ठीक है, तो वो अपने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये दे आर इन यूज. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर क्रिटिसिज्म आ गए तो वो चीज रिजेक्ट हो गई, नो, दे आर स्टिल इन यूज. तो जो आपके जो थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी थेरेपीज को, कौन सी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं. ठीक है, जैसे फ्रॉइडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या साइको एनालिसिस वाला स्कूल हो गया, या फिर बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, किसको फॉलो करते हैं तो वो ज्यादा उस टाइप की थेरेपीज अपने प्रोफेशन में यूज करेंगे. एंड ऐसा भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर को ही फॉलो करें, मिक्स करके भी दे कैन यूज इन देयर प्रोफेशन. ठीक है, तो हमें हर अप्रोच का जो है उसका पता तो होना ही चाहिए कि वो क्या क्या लेके आई है हमारे लिए, साथ में क्रिटिसिज्म भी पता होना चाहिए. लेकिन क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि दैट अप्रोच इज नॉट एग्जिस्टिंग नाउ. ठीक है, तो लोग फॉलो करते हैं उसको. ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हमारा यूनिट हम करेंगे अगली क्लास से, विच इज आई थिंक रिलेटेड टू योर डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन, डीएसएम वगैरह की बात है उसमें. ठीक है, तो यस, अभी के लिए बस इतना ही. अगर ये पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, एंड कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस, डाउट्स, फीडबैक हो तो वो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें with your friends, and subscribe to the channel if you are new here. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.